जो अपना टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता के आगे का जो टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था, यानी कि सामाजिक जीवन के बारे में अपन जब बात करते हैं तो वहाँ का जो समाज था वो किस प्रकार का था, वहाँ का रहन सहन कैसा था, वेशभूषा क्या थी, खान पान क्या था। तो उस समाज में तो सामाजिक जीवन में सबसे पहले आता है परिवार। अपन देखते थे परिवार देखा जाता है, कुछ परिवार एक साथ रहते थे, कुछ परिवार अलग अलग भी मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो परिवार था वो परंपरागत तौर पर हमें पता चलता है कि परिवार एक अलग अलग समुदाय में बटा हुआ था, अलग अलग उसमें बटा। सबसे जो समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो परिवार होती है, और परिवार अलग अलग उसमें बटा हुआ था, यानी कि एकल परिवार के रूप में भी था और संयुक्त परिवार के रूप में भी था। तो परिवार से हमें उत्खनन में अलग अलग निवास होने के प्रमाण मिलते हैं। सामाजिक जीवन अत्यंत सुखद समृद्धि व्याप्त थी। समाज मात्र सत्तात्मक था। समाज कौन सा था? मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक इसलिए था कि परिवार के अंतर्गत सबसे ज्यादा मात्र देवी की मूर्तियां मिली हैं, इसलिए हमें मात्र सत्तात्मक परिवार कह सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक परिवार, क्योंकि सबसे ज्यादा वहां मात्र देवी की मूर्तियां ही मिली थी। अब हम बात करते समाज के अंतर्गत समाज 4 समुदायों में बटा हुआ था। एक परिवार विद्वान वर्ग का था, एक समुदाय विद्वान वर्ग का था। दूसरा था योद्धा, तीसरा था व्यापारी या शिल्पी या शिल्पकार भी कह सकते हैं, शिल्पकार। चौथा था श्रमिक। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो विद्वान लोग थे, जिसके अंतर्गत हम पंडित ब्राह्मण जिसको बोलते हैं अपन, इसके अलावा और जैसे चिकित्सक, इसके अलावा जादूगर, शिक्षक, ये इसके अंतर्गत विद्वान लोगों के अंतर्गत रखा गया था। दूसरा आता है योद्धा, कि हमें जब उत्खनन में हमें पता चलता है, जब सिंधु घाटी सभ्यता को उत्खनन किया तो वहाँ पर पहरेदार, 4 दीवारी और सुरक्षा के स्थान, तलवार और ढाल, इस प्रकार के जो हमें सामग्री मिली है, तो इससे पता चलता है कि दूसरा वर्ग योद्धाओं का रहा होगा। किसका रहा था? योद्धाओं का रहा होगा। तीसरी बात हम करते व्यापारी और शिल्पकार। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीकरण सभ्यता थी, और नगरीकरण में सबसे ज्यादा हमें व्यापार, शिल्पकार, उद्योग धंधे का जो मिला है, इससे हमें पता चलता है कि जो तीसरा वर्ग एक समुदाय जिसके अंतर्गत शिल्पकार, मन के बनाने वाले उद्योग थे, तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि तीसरा वर्ग शिल्पकार और व्यापारी का रहा। और चौथा वर्ग है श्रमिक। श्रमिक वर्ग के अंतर्गत किसान है, और इसके अलावा चर्मकार है, जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे, ये सब श्रमिक वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। इसके अलावा वेद, ज्योतिष, पुजारी, वेद, ज्योतिष और पुजारी, ये किसके अंतर्गत रखा गया था? विद्वान वर्ग के अंतर्गत रखा गया था। यानी कि जो समाज था वो 4 भागों में बांटा हुआ था। इसके अलावा हमें पता चलता है कि वहाँ का रहन सहन क्या था, है सिंधु घाटी सभ्यता का रहन सहन। पहले लेते भोजन को, भोजन व्यवस्था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो भोजन था, हमें पता चलता है, उत्खनन से पता चलता है, उत्खनन से पता चलता है कि वहां पर 2 प्रकार के लोग थे, शाकाहारी और दूसरा है मांसाहारी। शाकाहारी के अंतर्गत
वहाँ के लोग फल, तरबूज, ककड़ी, गेहूं, जौ इस प्रकार के खाद्य सामग्री के रूप में काम है। मांसाहारी में हमें पता चलता है कि वहाँ भेड़, बकरी, कुत्ता, इस प्रकार के घड़ियाल, सुअर, उन लोगों को मांस खाया करते थे। तो पता चलता है कि भोजन के अंतर्गत दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके अलावा वहाँ पर पेय पदार्थ का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि वो किसी ऐसा पेय पदार्थ पिया करते थे जैसे वर्तमान के अंतर्गत जैसे पहले सोमरस के नाम से भी जाना जा सकता होगा। तो इस प्रकार एक पेय पदार्थ के रूप में भी वो काम में लिया करते थे। इसके बाद में आता है वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा है वस्त्र। वस्त्र सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत वस्त्र दोनों प्रकार के थे। सिंधु घाटी सभ्यता में वस्त्र दोनों प्रकार के थे, सूती और ऊनी। सिंधु घाटी सभ्यता में उत्खनन से हमें पता चलता है कि मोहनजोदड़ो में, कहां पर? मोहनजोदड़ो में हमें एक मटके के अंतर्गत, एक घड़े के अंतर्गत, मटके के अंतर्गत हमें एक सूती कपड़ा मिला है। दूसरा एक सुई मिली है। इससे हमें पता चलता है कि वो कपड़े को सील कर पहना करते थे। लेकिन अधिकांश मूर्तियां नग्न अवस्था में हैं। नग्न अवस्था में, तो नग्न अवस्था में होने के कारण हमें पता चलता है कि वो महिलाएं शॉल के रूप में कोई चादर या पुरुष शॉल के रूप में कोई ऊपर से ओढ़ लिया कर उसमें एक हाथ उसका खुला रहता था। तो वस्त्रों में हम देखते हैं कि दोनों ही प्रकार के वस्त्र, सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। इसके बाद में आता है आभूषण। आभूषण, आभूषण की अपन बात करते हैं। आज भी और सिंधु घाटी सभ्यता में भी आभूषणों का बड़ा शौक रहा है। इन्हीं प्राचीन काल से हमें उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ पर सोने, चांदी, तांबे, कांस्य, हाथी दांत, इलेक्ट्रम, इस प्रकार के आभूषण बना है। अब इलेक्ट्रम क्या होता है? इसमें सोना और चांदी को मिलाकर बनाया जाता था। इलेक्ट्रम होता था, सोने और चांदी को मिलाकर एक आभूषण तैयार किया जिसको इलेक्ट्रम के नाम से जाना जाता था। यानी कि आभूषणों का स्त्री और पुरुष दोनों ही बड़े शौकीन थे। स्त्री और पुरुष देखा जाता है कि गरीब और अमीर, गरीब सोने और चांदी, तांबे के आभूषण पहनते थे और गरीब लोग कांस्य, हाथी दांत, मिट्टी के बने मनके है, इस प्रकार सेलखिड़ी के बने मनके, इनके आधार पर वो आभूषणों का शौक करते थे। आभूषणों में हम देखते हैं पायल, पजेव, करधनी, इसके अलावा कर्णफूल, अंगूठी, कंगन, छल्ले, हार, भुजबंद हैं, इनका आभूषणों का प्रयोग करते थे। यानी कि आभूषणों का इतना शौक था कि वो दोनों ही स्त्री और पुरुष आभूषणों का प्रयोग करते थे। तीसरी, इसके बाद में आते हैं आभूषणों के बाद में केश श्रृंगार। पांचवा है केश श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधन। सौंदर्य प्रसाधन
के श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधन। प्रसाधन, अब बात करते हैं के श्रृंगार सौंदर्य प्रसाधन। उत्खनन से हमें बहुत सारे सामग्री मिली हैं, उनसे पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही के श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधन का काम करते थे। अपन देखते महिलाएं बड़े बड़े बाल रखती थी, जूड़ा बनाए करती थी। पुरुष दाढ़ी मूछ बनाने के लिए स्त्रियों के काम में लिया जाता था। तो उस उत्खनन में हमें पता, मोहनजोदड़ो में हमें उत्खनन में पता चलता है कि वहाँ से स्त्री भी मिले हैं और उनसे वो अपने के श्रृंगार और सौंदर्य प्रसाधन के काम में लिया गया। काजल, लिपस्टिक, ये हमें चनहुद्रों में हमें इस प्रकार के मिले, जैसे लिपस्टिक है, काजल है, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री। उत्खनन में हमें तांबे का, कांसे का एक दर्पण मिला है, तांबे का कांसे का एक दर्पण मिला है। इससे वो अपने हाथी दांत की बनी हमें कंघियां मिली है। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सौंदर्य प्रसाधन का काम में लिया जाता था। और महिलाएं अपने बालों को बांधने के लिए फीते के काम में लिए जाते थे। फीते, पीछे को बालों को बनाने के लिए फीते, सुनहरे तारों का प्रयोग किया करते थे। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कुछ स्त्री कुछ पुरुष बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, जिसे गुलमुच्छे के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में आता है मनोरंजन के साधन। अगला है मनोरंजन के साधन। मनोरंजन के साधन की अपन बात करते हैं, सबसे ज्यादा मनोरंजन पाते पासे का खेल। क्या मिलता है? पासा का खेल। ये इनका मुख्य खेल था। पासे का खेल हमें 3 प्रकार के देखने को मिलता है। कितने प्रकार का मिलता है? 3 प्रकार का। एक प्रकार यूरोपियन पद्धति पर था, यूरोपियन पद्धति पर था, जिसके योग यानी कि जो होता था वो 7 अंकों के बराबर होता था। कुछ हमें बहुत सारी गोटियां मिली है। इन गोटियों से हमें पता चलता है कि वो इस प्रकार का खेल खेलते थे। 3-4 प्रकार की गोटियां भी मिली है, मिट्टी की है, पत्थर की है। तो इससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मनोरंजन का साधन मुख्य पासे। इसके अलावा मुर्गों की लड़ाई, शिकार खेलना, मछली पकड़ना, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे उनके मनोरंजन का साधन रहा हो। कुछ हमें बच्चों के खिलौने मिले हैं। बच्चों के खिलौने मिले, इन खिलौनों के द्वारा बच्चे छोटे मोटे खेल खेला करते थे। इन खिलौनों के द्वारा बच्चे अपने, उस समय ऐसा वो नहीं था, मिट्टी के बर्तन वो बनाए जाते खिलौने, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली, मिट्टी की मिली। तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें जो मनोरंजन का साधन था बहुत है। इसके अलावा झुनझुने, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृति, रथ हैं, तो ये हमें खिलौने के रूप में मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक खिलौना मुख्य रूप से मिट्टी के बने जाते थे। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें तांबे कांसे के बने हुए, तांबे और कांसे के बने हुए अस्त्र शस्त्र मिले। इनके अंतर हमें कुल्हाड़ियां,
बर्छी, कुल्हाड़ या बर्छी, छुरा, कुल्हाड़ या बर्छी, छुरा, गोफन, कटार, गोफन, कटार, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो पता चलता है कि वहाँ पर अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। इसके अलावा मछली पकड़ने के हुक्का, मछली पकड़ने के हुक मिले, कांटे मिले, जिसको अपन कहते हैं ना कांटा, मछली पकड़ने के कांटे, इस प्रकार का हमें वहाँ पर इनका भी मिला। तो हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अस्त्र शस्त्र भी बनाए जाते। इसके अलावा छुरे, छेनियाँ, वसूला, छुरा, छेनी, वसूला भी हमें मिला है। तो पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इन चीज़ों को भी लोगों को ज्ञान था। इसके अलावा आवागमन के साधन, आवागमन के साधन सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें जो देखने को मिलता है बैलगाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमें घोड़े के अवशेष कम मिले, घोड़े के अवशेष कम मिले हैं, कि सुरकोट तलाव में घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिले हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बैल की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा मिली, कुबड़ वाला बैल। तो इससे पता चलता है कि उनका जो मुख्य आवागमन के जो साधन रहे वो बैलगाड़ियाँ थी। इनके अलावा इक्का गाड़ी भी मिली, इक्का गाड़ियाँ भी मिली। इसके अलावा आता है फर्नीचर। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत फर्नीचर में देखते हैं कि उनको इस प्रकार का हमें फर्नीचर मिला है। जैसे कि फर्नीचर के अंतर्गत हम देखते हैं स्टूल है, कुर्सी है,